हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करता हूं इस अमेजिंग यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी वाला पर। और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं लिमिट्स, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी का लेक्चर नंबर 7, जिसमें एक बहुत ही बिल्कुल बच्चे जैसा टॉपिक है, रोलीज थ्योरम एंड लेग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम। तो इस टॉपिक से अगर हम लोग बात करें तो बच्चों को एक अलग ही लेवल का परेशानी होता है, जबकि यह है बहुत आसान सा टॉपिक। तो मैं आपको बताऊंगा कि इस टॉपिक के पीछे क्या ऐसे राज हैं जो कि आपको परेशान करते हैं, और फिर आज के बाद उसको परेशान आपको नहीं करने वाला है डेफिनेटली। और बहुत ज्यादा सवाल भी इसके ऊपर नहीं बनते हैं, तो जितना मिला जुला के मैं सवाल आप लोगों को क्लास के अंदर करवा रहा हूं, आप वो चीज प्रैक्टिस कर लेंगे। और साथ ही जो प्रैक्टिस शीट में आपको सवाल मिलेंगे आप उन्हें प्रैक्टिस कर लीजिए, आपके बोर्ड्स और सीयूईटी एग्जाम के लिए मोर देन इनफ होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई? डन डन डन। तो चलिए शुरुआत करते हैं कि रोलीज थ्योरम क्या होता है, एलएमवीटी क्या होता है। बहुत बारीकी से हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे, और एक बार जब हमारी बातचीत इसके ऊपर समझ में आ जाएगी, हम लोग इसका जियोमेट्रिकल एप्लीकेशन भी देखेंगे कि एक्चुअली जियोमेट्रिकली इन थ्योरम में क्या चीज समझाई जाती है, क्या चीज बोली जाती है, और उस बेसिस पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, है ना। सो लेट्स बिगिन, बिल्कुल शुरू करें। चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको लेकर चलता हूं लेग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, जिसे हम लोग शॉर्ट में एलएमवीटी भी कहते हैं। एलएमवीटी के कॉन्सेप्ट में अगर हम लोग बात करें तो दो कंडीशन सेटिस्फाई कराई जाती हैं। दो कंडीशंस, वो दो कंडीशंस क्या होती हैं? तो देखो, सबसे पहली कंडीशन ये होती है कि जो भी फंक्शन आपने ए से लेके बी तक का डोमेन सेट करके रियल नंबर पे आपने फंक्शन को डिफाइन किया। फिर से बोल रहा हूं, फंक्शन का डोमेन क्या है? ए से लेके बी तक का इंटरवल। अब ये ए से लेके बी तक कुछ भी हो सकता है, 1 से लेके 3, -π/2 से लेके π/2, ऐसे करके कहीं तक भी डिफाइन हो सकता है। और वो अब किसी भी कोडोमेन रियल नंबर रख दिया गया है, यानी रेंज की बात नहीं हो रही है, कोडोमेन की बात हो रही है, तो वो पूरे रियल नंबर में डिफाइन किया जा सकता है इस तरीके से। तो अब यहां दो कंडीशंस हमारे लिए जो सबसे ज्यादा जरूरी होती हैं, वो है पहली ये कि वो फंक्शन जो है वो सर कैसा होना चाहिए? कॉन्टिन्यूअस होना चाहिए ऑन द क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी। क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी में मैंने कुछ बातें मैं पुरानी आपको दोबारा याद दिलाऊंगा, ठीक है। और यहां पर क्या होना चाहिए? दूसरी कंडीशन, दैट इज ये डिफरेंशिएबल होना चाहिए ऑन ओपन इंटरवल ए टू बी। तो अब सबसे पहला मन में एक कुलबुलाता हुआ सवाल ऐसे टप्पा खाता है कि सर कॉन्टिन्यूअस में तो आपने क्लोज्ड इंटरवल बोला, डिफरेंशिएबल में क्लोज्ड काहे नहीं बोल रहे हैं? तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल है। तो इस बहुत ही ज्यादा जरूरी सवाल का जवाब मैं अभी आपको समझाता हूं। थोड़ा पीछे चलते हैं, पीछे मतलब समय में पीछे नहीं जाएंगे बाबा, हमारे पास टाइम मशीन नहीं है, हम थोड़ा सा पीछे जाएंगे जो हमने पढ़ के आए थे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं कि सर ये कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल वाला क्या नाटक है। देखिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, याद करिएगा बहुत आराम से, कि सर अगर कोई फंक्शन जो है, ध्यान से सुनेंगे, कोई एक ऐसा फंक्शन जो कि सर किसी रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में ही ड्रॉ किया जा सकता हो, जैसे अगर मैं आपको बात करूं तो आप कहेंगे सर -1 से लेके 1 तक अगर मैं रेस्ट्रिक्टेड डोमेन रखता हूं तो ऐसा कौन सा ग्राफ बन सकता है? सर ऐसे करके ना कोसाइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है ना, ऐसे करके कोसाइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बनता है। आप लोग जानते हैं ना कोसाइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कैसे बनता है सर? इसमें अगर मैं कोसाइन इनवर्स एक्स की बात करूं तो y बराबर कोसाइन इनवर्स एक्स ले लेते हैं। तो ये जो ग्राफ होता है ये सर हमारा डिफाइन होता है -1 से लेके 1 से लेके कहां तक? 0 से लेके पाई तक डिफाइन होता है। ये इस तरीके से फंक्शन होता है। तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया सर? ये वाला पॉइंट अपने पास 0 हो गया, दिस पॉइंट इज 0। और ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ये वाला पॉइंट हो जाएगा अपने पास पाई हो जाएगा। तो 0 से पाई और -1 से 1 के बीच में ये डिफाइन होता है। डोमेन इसका -1 to 1 होता है और रेंज इसका 0 से पाई होता है। तो अब अगर मुझे यहाँ पे 1 ऑन टू फंक्शन के बारे में डिफाइन नहीं करना है तो मैं वो दूसरी वाली साइड पे, यानी कोडोमेन वाली साइड पे, रेंज को हटाकर मैं रियल नंबर लिख सकता हूं, उसको कोडोमेन लिख सकता हूं। सो दैट इज नॉट माई कंसर्न। अभी हम लोग यहां की बात करते हैं। तब आप बोलोगे कि सर जब मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करता हूं, याद है ना मैंने इसी फंक्शन के ऊपर कॉन्टिन्यूटी को एक्सप्लेन किया था। मैंने आपको यह कहा था कि सर जब हम लोग बात करते हैं इस -1 पॉइंट के बारे में, इस -1 पॉइंट के बारे में बात करेंगे, तो सर -1 पॉइंट को हम लोग लेफ्ट राइट हैंड साइड से तो हम लोग अप्रोच कर सकते हैं, है ना,
क्योंकि सर उस वक्त हमारा फंक्शन जो है राइट से एग्जिस्ट कर रहा है, राइट साइड से फंक्शन एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन सर लेफ्ट वाली साइड की अगर बात करें तो लेफ्ट वाली साइड पे फंक्शन हमारा एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता है, क्योंकि यहां पे फंक्शन है ही नहीं। तो कॉन्टिन्यूटी के केस में अगर हम लोग बात करें तो सर कॉन्टिन्यूटी एट द एक्सट्रीम पॉइंट, एक्सट्रीम पॉइंट क्या होता है सर, यहां पर हम लोगों ने इस पॉइंट को क्या बोला था, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट, है ना। ये कौन सा पॉइंट है सर, लेफ्ट मोस्ट पॉइंट है। और अगर मुझे यहां पर कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है तो उसकी कंडीशन क्या होती थी, इसकी कंडीशन ये होती थी कि सर f-1 की वैल्यू जो है वो सिर्फ अगर RHL के बराबर आ जाए तो सर कॉन्टिन्यूटी हो जाती है। यही कंडीशन थी, हमें इसमें LHL देखने की जरूरत नहीं थी। क्यों नहीं थी, क्योंकि सर लेफ्ट साइड में फंक्शन बन ही नहीं रहा है, तो मैं चेक किसे करूं, भूत को नहीं करना है ना, याद आया। सिमिलरली अगर मैं यहां की बात करूं तो सर फंक्शन यहां से लेफ्ट साइड से अगर अप्रोच कर रहा है 1 को, तो सर फंक्शन भी इस तरीके से वैल्यू अपनी एग्जिस्ट करवा रहा होगा। मगर अगर मैं राइट हैंड साइड से अप्रोच करता हूं तो सर राइट हैंड साइड से फंक्शन नहीं बन रहा है, तो ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा, दिस पॉइंट विल बी कॉल्ड राइट मोस्ट पॉइंट, है ना, राइट मोस्ट पॉइंट हो जाएगा। अब ये राइट मोस्ट पॉइंट में क्या होगा सर, राइट मोस्ट पॉइंट में f1 जो होगा वो सर LHL के बराबर आ जाना चाहिए, इसमें मुझे RHL चेक करने की जरूरत नहीं है, तो कॉन्टिन्यूटी हो जाएगी। बाकी अगर मैं इसमें अलग सी बात बोलूं तो ये पूरा का पूरा फंक्शन जो आप देख रहे हो, दिस फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस, क्योंकि मैंने इसे बिना पेन उठे बनाया, कॉन्टिन्यूअस भी है। तो इसका मतलब ये हुआ, इन शॉर्ट जो मैं बोलना चाहता हूं वो ये कि सर यहां पर जो हमारे पास a है, ध्यान से सुनिएगा बच्चा, हमारे पास जो a है वो ये हो गया और b जो है वो ये हो गया। यानी इस वक्त हमारा जो फंक्शन है f, है ना, वो सर a से b लेके डिफाइन कर रहे हैं और वो किसी भी रियल नंबर या रियल नंबर के सबसेट तक डिफाइन हो रहा है। तो हमने कहा सर फंक्शन जो है वो -1 से 1 तक डिफाइन हो रहा है। तो इसके लिए जब मैं कॉन्टिन्यूटी की बात करता हूं, कॉन्टिन्यूटी की बात करता हूं, तो सर हम लोग एंड पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूटी चेक कर सकते हैं, वहां पर कॉन्टिन्यूटी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। भले ही अगर मैं लेफ्ट मोस्ट पॉइंट की बात करूं तो उसके लेफ्ट में कॉन्टिन्यूटी हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर मैं राइट मोस्ट की बात करूं तो उस वक्त हमें राइट हैंड लिमिट या फिर राइट में फंक्शन की कॉन्टिन्यूटी चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कहने का सेंस ये हुआ कि सर ये जो बीच वाला इलाका है, ये जो बीच वाला इलाका है, ये वाला, इस पूरे में तो सर कॉन्टिन्यूटी चेक करने के लिए मुझे लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन एट द पॉइंट सब चेक करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एंड पॉइंट्स की बात करूं, है ना, फिर से बोल रहा हूं बेटा, एंड पॉइंट्स की बात करूं तो उसमें मुझे दूसरी साइड में फंक्शन नहीं डिफाइन होता, इसलिए हम लोग जो साइड लिमिट की एग्जिस्ट कर सकती है हम लोग उसी की बात करते हैं और उस बेसिस पे कॉन्टिन्यूटी को डिसाइड करते हैं। मगर जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करता हूं तो सेम फंक्शन को मैं दोबारा ड्रॉ करता हूं बेटा, ठीक है, और फिर हम बात करते हैं। जब मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूंगा सो यू विल से दैट कि सर हमारा फंक्शन जो है वो -1 से लेके 1 तक बना हुआ है, और ये इस तरीके से ऐसे करके ये ग्राफ बन जाएगा, थोड़ा अच्छा नहीं बना है ना, यूं ग्राफ बन जाएगा। दिस पॉइंट इज 0, दिस पॉइंट इज 0 एंड दिस पॉइंट इज पाई। अच्छा ओके, तो ये ग्राफ हमारे पास बन गया है cos इनवर्स x का। लेकिन बच्चे आप लोगों को मैंने क्या बताया था कि सर डिफरेंशिएबिलिटी तब हम लोग चेक करते हैं जब हमारे पास टेंजेंट जो है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में देख रहा होता है, टेंजेंट एक ही डायरेक्शन में यानी यूनी डायरेक्शनल टेंजेंट बन रहा होता है, मल्टी डायरेक्शनल नहीं बन रहा होता है। तो सपोज कीजिए मैं आपसे बात करता हूं इस पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में। कौन से पर्टिकुलर पॉइंट के बारे में बेटा, ध्यान से देखिए। अगर मैं ये कोई पॉइंट ले लेता हूं, सपोज दिस इज π/6, है ना, π/6 या π/4 हो जाएगा। इस जगह पर अगर आप लोग टेंजेंट बनाने की कोशिश करोगे तो आपका टेंजेंट ऐसे करके बन जाएगा। सो दिस इज यूनी डायरेक्शनल टेंजेंट, है ना। आप कहेंगे हाँ सर ये सिर्फ इसी डायरेक्शन में टेंजेंट बन रहा है, इन्हीं डायरेक्शन में टेंजेंट बन रहा है, एक ही डायरेक्शन में टेंजेंट बन रहा है। ऐसे करके आप किसी भी पॉइंट जो कि -1 से 1 के बीच में है, -1 से 1 के बीच में है, ये वाला पॉइंट अगर मैं बात करूं -1 से 1 के बीच में, तो हर वक्त आपका टेंजेंट जो होगा वो यूनी डायरेक्शनल बनेगा। लेकिन अगर आपने एंड वाले पॉइंट्स को ले लिया, जैसे लेफ्ट मोस्ट पॉइंट की बात करूं -1,
या राइट मोस्ट पॉइंट की बात करूं 1। तो एक बार हम लोग बात करते हैं सर लेफ्ट मोस्ट पॉइंट के बारे में, दैट इज 1 के बारे में बात करते हैं। तो इस वक्त जब आप इसका टेंजेंट बनाओगे तो आपका फंक्शन कहां पर होगा सर? आपका फंक्शन इधर होगा, है ना। तो आप कहेंगे सर दिस इज लाइक अ पॉइंट, दिस इज लाइक अ पॉइंट, और पॉइंट है तो सर ये एक ऐसी जगह हो गई जो कि खाई, मान लो खाई मतलब जहां से नीचे आगे कोई रास्ता नहीं है। तो तब अगर आप यहां पर अपनी गाड़ी खड़ी करते हो तो सर आपकी गाड़ी ऐसे भी ड्रॉ हो सकती है, यानी इस डायरेक्शन में भी झूल सकती है, इस डायरेक्शन में भी झूल सकती है, सर इस डायरेक्शन में भी झूल सकती है, और इस डायरेक्शन में भी झूल सकती है। सो दिस इज लाइक मल्टी डायरेक्शनल टेंजेंट्स यहां पर बन रहे हैं हमारे पास, है ना। तो कोई टेंजेंट की डायरेक्शन फिक्स नहीं हो रही है। सेम यहां पर मैं इसमें भी बात करूं तो सर यहां पर भी मल्टी डायरेक्शनल टेंजेंट्स बनने की पॉसिबिलिटी हम लोगों को दिख रही है। देखिए अलग अलग डायरेक्शन में आप यहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। सो अगेन दिस इज मल्टी डायरेक्शनल टेंजेंट्स। तो हम लोग कह रहे हैं कि सर जब मल्टी डायरेक्शनल टेंजेंट्स हो रहे हैं ये एंड पॉइंट्स पर, बाकी कहीं नहीं हो रहा, आप बनाकर देख लेना हमेशा यूनि डायरेक्शनल बनेगा। तो मल्टी डायरेक्शनल बन रहा है तो हम लोग बोलेंगे सर यहां पर तो डिफरेंशिएबल हो ही नहीं सकता क्योंकि ये एंड पॉइंट है। जब हमें मालूम है कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता तो मैं वहां पर डिफरेंशिएबिलिटी चेक ही क्यों करूं? बात समझ में आ रही है कि जब हमें पता है, वी नो दैट कि एंड पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता, तो उस जगह पे हमें डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने की जरूरत नहीं। तो इसीलिए हम लोग कॉन्टिन्यूटी को कहां चेक करते हैं बेटा? कॉन्टिन्यूटी चेक ऑन, कॉन्टिन्यूटी कहां चेक होनी चाहिए सर? कॉन्टिन्यूटी चेक होनी चाहिए ओवर -1 से 1 यानी इंक्लूडेड द एंड पॉइंट्स। और अगर मैं डिफरेंशिएबिलिटी की बात करूं तो डिफरेंशिएबिलिटी कहां चेक होनी चाहिए सर? डिफरेंशिएबिलिटी के लिए सिर्फ एंड पॉइंट्स को छोड़ दीजिए। एंड पॉइंट को छोड़ देंगे तो इसका मतलब ओपन इंटरवल -1 से 1 हो जाएगा। दैट इज वाई कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में ये जो इंटरवल का फर्क है वो ये आपको बताने की कोशिश करता है। तो ये दो स्टेटमेंट्स क्लियर हुए। सबसे पहले कि सर कॉन्टिन्यूटी ओपन क्लोज इंटरवल में क्यों है और डिफरेंशिएबिलिटी ओपन इंटरवल में क्यों रखी जाती है। डन, सॉर्टेड। अब वो ये कहता है कि सर हाँ चलो बात तो समझ में आ गई। अब ये कह रहा है कि अगर ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड हैं, ये दोनों चीजें सेटिस्फाइड हैं, तो हमसे सवाल पूछा जा रहा है कि अब क्या करें। तो अब उसने ये बोला कि मान लीजिए हमारे पास एक ऐसा फंक्शन है जो कि क्या है सर? कॉन्टिन्यूअस है। तो आप देख सकते हो कि सर ये वाला जो ग्राफ है अगर मैं इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो ये विदाउट पेन उठाए मैं इस ग्राफ को बना सकता हूं, है ना, ऐसे बना सकता हूं। तो ये वाला जो ग्राफ है ये हमारा कहां से कहां तक बना है? सपोज कीजिए हम कहते हैं कि सर ये वाला पॉइंट जो है दिस पॉइंट इज ए, दिस पॉइंट इज बी, है ना। आप कहेंगे कि सर ये क्लोज्ड इंटरवल ए से बी तक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है सर। ये ओपन इंटरवल ए से बी तक डिफरेंशिएबल फंक्शन होगा? आप कहेंगे हाँ सर। आप इस पे क्या करो, टेंजेंट्स बनाकर देख लो भाई। आप कहोगे सर मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसा टेंजेंट बन जाएगा, मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसा टेंजेंट बन जाएगा, मैं यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे कई टेंजेंट बन जाएगा, यहां पर टेंजेंट बनाऊंगा तो ऐसे कोई टेंजेंट बन जाएगा। यानी कि बनेगा सर हर बार एक यूनिक टेंजेंट, मल्टी डायरेक्शनल ना बनकर यूनि डायरेक्शनल टेंजेंट ही बनेगा। तो अब ये कह रहा है कि सर हमें ना एक ऐसे टेंजेंट के बारे में बात करनी है, एक ऐसे टेंजेंट के बारे में बात करनी है जो क्या बोलना चाहता है? जो ये बोलना चाहता है कि अगर मैं इस वाले पॉइंट पर जो फंक्शन की वैल्यू डिफाइंड है, अगर ये पॉइंट ए है तो सर ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा? एफ ए हो जाएगा, है ना। अगर ये ए है तो फंक्शन की वैल्यू एफ ए हो जाएगी। और अगर ये पॉइंट जो है बी है तो ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा सर? ये वाला पॉइंट हमारा एफ बी हो जाएगा। जी सर। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप देख रहे हो इन दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाला एक लाइन सेगमेंट यहां पर बन रहा है, ये वाला लाइन सेगमेंट, इसको मैं क्या बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा कि सर ये कॉर्ड है। ये क्या है सर? एक कॉर्ड है। और इस कॉर्ड को हम लोग क्या बोलेंगे सर? कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। दिस इज कॉल्ड कॉर्ड जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स, है ना। तो सर ये मुझे
कंसर्न इस चीज का है एलएमबीटी के अंदर कि मुझे टेंजेंट तो अब मैं इसमें लाखों करोड़ों 10,000 करोड़ों जितने मर्जी गिनती बेटा आपको आती हो और आप इस जीवन में बोल सकते हो उतने टेंजेंट्स मैं यहां पर बना सकता हूं इस कर्व के ऊपर, लेकिन मुझे वो टेंजेंट चाहिए जो इस कॉर्ड ज्वाइनिंग एंड पॉइंट से पैरेलल हो। क्या हो सर? पैरेलल हो, यानी कि अगर ये वाला कॉर्ड इस डायरेक्शन में जा रहा है तो मेरा टेंजेंट भी सेम इसी डायरेक्शन में जाना चाहिए। मुझे वो टेंजेंट ढूंढ निकालना है। तो सवाल उठता है कि ये टेंजेंट कहां पर होगा? ये टेंजेंट कहां पर होगा मतलब कहने का सेंस ये हुआ कि आप कहेंगे सर एग्जैक्टली इस पॉइंट पर बनाएंगे तो ही तो वो टेंजेंट इस कॉर्ड से पैरेलल होगा। आप कहेंगे हां सर। तो ये पॉइंट कहां होगा बेटा? ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट्स के कहीं बीच में होगा, दैट इज ये पॉइंट हमारा सी होगा। ऐसा ही कोई पॉइंट होगा। धीरे धीरे बन रहा है ना कि सर यहां पर जो भी कर्व हमारे पास कॉन्टिन्यूअस डिफरेंशिएबल फंक्शन का जो ग्राफ हमने बनाया एक रेस्ट्रिक्टेड डोमेन के अंदर, यहां पर मुझे एक ऐसा टेंजेंट चाहिए जो कि इन दोनों एंड पॉइंट्स को जोड़ने वाले कॉर्ड से पैरेलल हो। तो यह बात मैं लिख देता हूं बेटा यहां पर कि हमें टेंजेंट कैसा चाहिए सर? टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड चाहिए। टेंजेंट पैरेलल टू कॉर्ड चाहिए, ये एलएमबीटी की कंडीशन है दोस्त। ठीक है सर, ठीक है। तो ये कैसे मिलेगा? तो सर हमें ये वाला पॉइंट पता करना पड़ेगा। ये पॉइंट पता करने के लिए क्या जुगाड़ लगाएं? हम कहते हैं सर कि किसी भी लाइन सेगमेंट की जो स्लोप होती है, लाइन सेगमेंट की स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं बेटा? आपको मालूम होगा स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट। स्लोप ऑफ लाइन सेगमेंट कैसे निकालते हैं? हम लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा था कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 से निकालते हैं। और जब मैंने डिफरेंशिएबिलिटी समझाया था तब मैंने क्या कहा था कि किसी भी कर्व का जो टेंजेंट होता है उस टेंजेंट की स्लोप हम लोग कैसे निकालते हैं? सर उस टेंजेंट की स्लोप हम लोग निकालते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट यहां लिख लेते हैं बेटा। लेट मी चूज अनदर कलर। ओके, दूसरा कलर। हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकलता है सर? स्लोप ऑफ टेंजेंट ये निकलता है बेटा फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट जहां पर आप उसका टेंजेंट बना रहे हैं, उस पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव कितनी वैल्यू देता है, दैट इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब हम कह रहे हैं कि सर यदि हमारा टेंजेंट जो है वो कॉर्ड से पैरेलल है, अगर टेंजेंट कॉर्ड से पैरेलल है तो इसका मतलब यह हुआ कि सर ये वाला स्लोप और ये वाला स्लोप बराबर होगा। जुड़ रहा है कहानी कि सर अगर दो लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं। तो बेटा y2 कितना है? सर y2 हमारे पास fb है, y1 कितना है? fa है। सर x2 कितना है? b है। x1 कितना है? a है। तो आप इसे कैसे लिख सकते हो? आप इसे लिख सकते हो कि सर ये fb माइनस fa हो जाएगा और डिवाइडेड बाई बेटा b माइनस a हो जाएगा। ये ऐसा कुछ दिखने लगेगा आप लोगों को, है ना? धीरे धीरे बन रहा है। तो सर अब हम कह रहे हैं कि यदि टेंजेंट और कॉर्ड पैरेलल है तो हमें अगर ये पॉइंट C ढूंढना है, देयर विल बी एग्जिस्टिंग पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट होगा अगर ये दोनों कंडीशन लग जाती है। कौन सी दोनों? कि कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल दोनों है। तो सर एक ऐसा पॉइंट C हमें इन दोनों के बीच में मिलेगा जहां पर टेंजेंट जो होगा इस कॉर्ड से पैरेलल पाया जाएगा। तो हमें ये C पॉइंट अगर ढूंढना है तो हम तो कह देंगे बाबा, क्या कह देंगे कि सर ये जो टेंजेंट का स्लोप है वो इस कॉर्ड के स्लोप से बराबर होना चाहिए। यानी इधर देखो बेटा ये क्या हो गया? यस सर ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया, है ना? और स्लोप ऑफ टेंजेंट किससे बराबर होना चाहिए? सर स्लोप ऑफ कॉर्ड के बराबर होना चाहिए, क्योंकि वो एक दूसरे से कैसे हैं सर? पैरेलल हैं। तो बस इसी कंडीशन को हम लोगों ने क्या बोला? लेग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम बोला। मुश्किल था? बताइए, बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। इतना मुश्किल कि हाँ इसको हवा बना दिया जाए? नहीं बाबा, आपको सिर्फ इनके दिए हुए पॉइंट्स को, दिए हुए लैंग्वेज को थोड़ा सा एनालाइज करने की जरूरत थी। और बेहतर अंडरस्टैंडिंग आप लोगों को ग्राफिकली मिली ना, जब आपने डायमेट्रिकली इसको समझा।
थियोरिटिकली तो देखो भाई लिख दिया जाता है किताबों में, लेकिन कई बार होता है बच्चे को नहीं समझ में आता है, तो क्या करें, छोड़ दें? नहीं बाबा, उसको समझने की और कोशिश करनी है? ठीक है। तो अब मैं चलता हूं लैग्रांज के मीन वैल्यू थ्योरम के बाद इसी का एक मॉडिफाइड रूप। वो मॉडिफाइड रूप क्या है सर? मॉडिफाइड रूप ऐसे है कि जरा ध्यान से देखना, इसी कर्व को अगर मैं ऐसे इन दोनों पॉइंट्स में ना बनाकर किसी दो अलग पॉइंट्स में ड्रॉ करता, किसी दो अलग पॉइंट्स में ड्रॉ करता, मतलब वो ग्राफ ऐसे कभी दिख सकता था, अलग अलग पॉइंट्स में ड्रॉ करता, तो आप कहोगे हां सर, आपने क्या किया, आपने जो पैराबोला बनाया, पहले आपने सिर्फ इतना ही बनाया था, इसलिए वो ग्राफ ऐसा दिख रहा था, है ना? लेकिन अब आप क्या कर रहे हो, अब आप उसी ग्राफ को ऐसे बना रहे हो, तो अब ये ग्राफ ऐसे दिख रहा है। समझे कि नहीं? समझे ना? समझ में आया? तो हम कह रहे हैं कि सर अब ना कुछ खास तरीके से उसी ग्राफ को हम लोगों ने बनाया, लेकिन हम ज्यादा माथापच्ची ना करते हुए बोलते हैं कि सर ये पॉइंट अभी भी ए है, ये पॉइंट अभी भी बी है, हालांकि ऑब्वियसली ए और बी की वैल्यू बदल गई होगी, लेकिन लिखेंगे तो ए बी से ही ना। हाँ, अब जो वो कंडीशन लगा रहा है, वो कंडीशन अभी भी सेम लगा रहा है, क्या? कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल में, फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और एक तीसरी कंडीशन इसमें जोड़ देता है कि सर एफ ए की वैल्यू जो है वो एफ बी से बराबर होनी चाहिए, एफ ए की वैल्यू एफ बी से बराबर होनी चाहिए। यानी सर ये देखो, ये रहा एक पॉइंट, ये रहा दूसरा पॉइंट, आप कहोगे कि सर ये वैल्यू जो है ये एफ ए भी हो सकता है और ये वैल्यू सर एफ बी भी हो सकता है, क्योंकि ए डालने पर भी सेम वैल्यू आई और बी डालने पर भी सेम ही वैल्यू आ रही है, इसका मतलब एफ ए बराबर एफ बी है, दोनों में बात बराबर आती है। तो अब अगर मैं यहां पर देखूं, सिंपल लॉजिक लगाओ, ज्यादा मत कुछ सोचो, लॉजिक लगाओ कि सर लैग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम अगर हम लोग इसमें एफ ए बराबर एफ बी, रोलीज थ्योरम को ना समझते हुए, ना जानते हुए, अगर मैं डायरेक्टली बोलूं कि यहां पर आप एलएमवीटी लगा दो, लैग्रांज का मीन वैल्यू थ्योरम लगा दो, तब आप ये बोलोगे कि सर लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम ने मुझे बोला कि एफ डैश सी जो होना चाहिए वो एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए होना चाहिए, यही होना चाहिए ना, एलएमवीटी तो यही बोल रहा था। लेकिन हमने क्या देखा सर, हमने ये देखा कि एफ ए बराबर एफ बी है। अब अगर ये दोनों बराबर हैं तो सर ये दोनों माइनस करने पर एक दूसरे को काट देंगे और आंसर क्या देंगे? जीरो देंगे, देंगे ना? देंगे सर। तो अब बस इतनी सी बात को हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया कि सर अगर मेरे पास लैग्रांज की दोनों कंडीशंस के साथ साथ, लैग्रांज की दोनों कंडीशन के साथ साथ एफ ए बराबर एफ बी भी हो जाता है, तो अब एफ डैश सी किसके बराबर हो जाएगा बेटा? जीरो के बराबर हो जाएगा। किसके बराबर हो जाएगा? जीरो के बराबर हो जाएगा। ये लैग्रांज की ही कंडीशन है। बस इसमें क्या हो गया सर, इसमें हमारा एफ ए बराबर एफ बी था, तो वो एक दूसरे को काट गए और काटने से रिजल्टिंग वैल्यू क्या आ गई? जीरो आ गई। लेकिन हम इसे थोड़ा सा और जियोमेट्रिकली अगर एक्सप्लेन करने की कोशिश करें तो उसमें क्या डिफरेंस और समझा जाए, वो ये कहता है कि सर अगर ये दोनों बराबर हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ अगर ये दोनों वैल्यूज बराबर हो जाती हैं, तो अब जो हमारा टेंजेंट बनेगा सर, ये देखो यहां बनेगा, ऐसी जगह पर बनेगा, और अब जो टेंजेंट बनेगा उसकी खास बात क्या होगी सर? वो इन दोनों के बीच में ही कहीं बनेगा। और सर उसमें क्या खास बात होगी? अभी लिख रहे हैं भाई, ठीक है? तो ये कौन हो गया सर? टेंजेंट हो गया, है ना सर? टेंजेंट जो है अब वो किसी कॉर्ड से तो पैरेलल है ही, अभी भी टेंजेंट जो है इनके बीच के ज्वाइन करने वाला कॉर्ड ये हो गया बेटा, उससे तो सर पैरेलल है ही। लेकिन इस बार हमें क्या करना होता है? इस बार हम कहते हैं कि टेंजेंट जो है सर वो एक्चुअली में स्पेसिफिकली बात करें तो वो इस बार एक्स एक्सिस से पैरेलल पाया जाता है। किससे पैरेलल पाया जाता है बेटा? एक्स एक्सिस से पैरेलल पाया जाता है। ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, तो आप देखोगे सर टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस इन द केस ऑफ रोलीज थ्योरम। और फिर हम लोग जानते हैं कि सर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस कितना होता है? आप कहेंगे सर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस, छत में देखो, छत में से आंसर आएगा, जल्दी से देखो छत में। तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बेटा जीरो होता है। हाँ सर, पढ़ा था हम लोगों ने क्लास 11 में, है ना? तो अगर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस जीरो होता है और टेंजेंट जो है वो एक्स एक्सिस से पैरेलल पाया जा रहा है, तो क्या ये कहना गलत होगा कि सर यहां देखिए ये हमारा कौन है? ये सर स्लोप ऑफ टेंजेंट है,
कौन है दोस्त, दिस इज स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। और सर ये किसके बराबर आ गया, जीरो के, और जीरो क्या होता है सर, स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस होता है। तो देखो मैथमेटिक्स किस तरीके से लैंग्वेज में बात कर रही है कि एफ डैश सी बराबर जीरो का मतलब क्या हुआ सर, एफ डैश सी स्लोप ऑफ टेंजेंट बता रहा है, जीरो जो है वो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस बता रहा है। इसका मतलब सर स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस से बराबर है तो डायग्रामेटिकली टेंजेंट जो होगा वो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। ना दिन दिन ना ना, खत्म हो गया। समझ में आया भाई? तो ये आप लोगों को ऐसे समझना था। मेजर चीज हमें समझ में आ गई कि सर ये सी जो है ये इनके बीच में ही होना चाहिए, बाहर नहीं होना चाहिए। ये बात आपको खासकर ध्यान रखनी है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कई क्वेश्चंस आप सॉल्व करेंगे तो आपको ऐसे सॉल्यूशन भी मिल रहे होंगे जो कि इस बी से इस तरफ या इस ए से इस तरफ होगा, तो उनको आपको कर देना है इग्नोर। क्योंकि रोलिस थ्योरम या लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम में ये बात साफ साफ बोली गई है कि ये जो पॉइंट आप ढूंढोगे ये पॉइंट होना इन दोनों के बीच में ही चाहिए, इससे बाहर नहीं चाहिए। सो मुद्दा क्लियर है एकदम, ठीक है। तो अब हम लोग इसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। बाकी क्वेश्चन के साथ अगर मैं आपको एक छोटा सा जुगाड़ दे दूं, हालांकि इसे आप लोग पीजे भी बोल सकते हो, ठीक है, पुअर जोक टाइप का, या फिर रद्दी ट्रिक भी बोल सकते हो, लेकिन मेरे को काम किया था, मैं आपको बता देता हूं, शायद आपके भी काम कर जाए। बच्चों को एक दिक्कत रहती है कि रोलिस थ्योरम और एलएमबीटी में सर याद नहीं रहता है कि कौन सी कंडीशन रोलिस की होगी और कौन सी कंडीशन एलएमबीटी की होगी। तो बेटा देखो ऐसा होता है कि रोलिस थ्योरम में रोल लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है बेटा, रोल लिखा हुआ है, और रोल चीज जो है बेटा वो गोल चीज करती है, और गोल चीज क्या होता है सर, जीरो होता है। ठीक है, आप ऐसे करके याद रख सकते हो कि रोलिस थ्योरम में रोल लिखा है, रोल चीज जो है वो सिर्फ गोल चीज करती है, और गोल चीज कौन है बेटा, जीरो होती है। इसीलिए रोलिस थ्योरम में जो है बेटा वो जीरो वाला कंडीशन इस्तेमाल होता है। एलएमबीटी में जीरो वाली कंडीशन नहीं, एफ बी माइनस एफ ए अपॉन में बी माइनस ए वाली कंडीशन यूज होती है। डन है, सॉर्टेड है, ठीक है। इसका मजाक कोई नहीं उड़ाएगा, उड़ाना भी है तो बेटा पर्सनल में उड़ा लेना, ऐसे कमेंट सेक्शन में मत उड़ाना, है ना, ठीक है। प्यार करता हूं ना सबसे, तो प्लीज, ठीक है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं सर। यहां तक रोलिस थ्योरम और एलएमबीटी हम लोगों को डेप्थ तक समझ में आ गया है, तो अब धड़ाधड़ सवाल मारेंगे। देखते हैं सर पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि सर वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम। बेटा अब देखो इसने लैग्रांज नहीं लिखा है, इसका मतलब वो एलएमबीटी की बात कर रहा है, लैग्रांज की मीन वैल्यू थ्योरम की बात कर रहा है, रोलिस की बात नहीं कर रहा है। फॉर द फंक्शन दिस, ये फंक्शन दे दिया गया, और इंटरवल क्या दे दिया बेटा, 2 से 4 दे दिया गया। तो अब मैं कहूंगा कि सर हमारे पास जो फंक्शन एफ एक्स बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है ना, ये हमारे पास फंक्शन है। तो हम कहेंगे सर ये जो फंक्शन है इज कॉन्टिन्यूअस, इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन। तो मैं ये वाली स्टेटमेंट को आगे ले जाकर ऐसे कह सकता हूं, देयरफॉर इट इज कॉन्टिन्यूअस। ये कॉन्टिन्यूअस होगा, ये कॉन्टिन्यूटी के थ्योरम से हम लोगों लेकर आए हैं कि सर ये कॉन्टिन्यूअस होगा ऑन, बेटा कहां पर, जहां पर भी हमें डिफाइन किया हुआ है दैट इज 2 से लेके 4 तक ये कॉन्टिन्यूअस हो जाना चाहिए। ठीक है सर, ओके। अब आप लोग यहां पर इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को चेक कर सकते हो, ठीक है। तो हम यहां पर कहेंगे सर एफ एक्स हमारे पास कितना है, एफ एक्स हमारे पास एक्स का स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है। तो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग कैसे चेक करें इसके अंदर, हम कहेंगे सर ये पॉलिनोमियल फंक्शन है और पॉलिनोमियल फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ज्यादा आप लोगों को लोड नहीं लेना है, पॉलिनोमियल फंक्शंस हमारे डिफरेंशिएबल होते हैं, नो इश्यूज, क्योंकि आप इसे डिफरेंशिएट आराम से कर सकते हैं। लेकिन फिर भी करना पड़े तो आप मेथड ऑफ जनरलाइजेशन से करेंगे, क्योंकि देयर आर n नंबर ऑफ पॉइंट्स, इन लिमिटेड पॉइंट्स हैं, तो कहां तक चेक करेंगे, जनरलाइजेशन मेथड से हम लोग चेक कर लेते हैं यूजिंग द सी मेथड, ठीक है। तो हम कहेंगे सर अगेन इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन, therefore it is differentiable on ओपन इंटरवल 2 से 4। बेटा क्लोज इंटरवल क्यों नहीं है वो मैंने आपको पहले भी बता दिया। तो सर एलएमबीटी की पहली कंडीशन एक्टिवेट कर गई, दूसरी कंडीशन एक्टिवेट कर गई, यानी अब मैं एलएमबीटी की कंडीशन को यूज कर सकता हूं। अब एलएमबीटी क्या कहता है रिजल्ट के फॉर्म में, वो ये कहता है कि सर हमारे पास देयर एग्जिस्ट अ सी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, जो कि बेटा कहां से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 2 से 4 तक के बीच में बिलोंग करेगा, सच दैट, जिससे
हमें क्या रिजल्ट मिल जाए, जिससे हमें ये रिजल्ट मिल जाए कि फंक्शन का डेरिवेटिव एट द पॉइंट सी विल बी इक्वल टू f4 माइनस f2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2 हो जाएगा। ऐसा कुछ हो जाएगा, है ना बच्चा? बात समझ में आ रही है? ठीक है, चलो आगे देखो। सर f डैश सी, इसका डेरिवेटिव अगर आप निकालना चाहते हो दोस्त, यहां देखना कि सर हमारे पास अगर फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 है, तो f डैश एक्स क्या हो जाएगा? सर f डैश एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x और 3x का डेरिवेटिव बेटा 3 हो जाएगा। बेसिक डेरिवेटिव्स हैं और ये आपको डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले के साथ साथ आता रहेगा। तो हम कहेंगे सर अगर मैं यहां से f डैश c निकालने की कोशिश करूं, यानी डेरिवेटिव फंक्शन में c डाल दूं, तो ये 2c प्लस 3 हो जाएगा। जी सर, और अगर ये 2c प्लस 3 हो गया तो आप यहां पर क्या लिखेंगे? आप यहां पर लिखेंगे कि सर ये 2c प्लस 3 हो जाएगा। जी सर, अब f4 कैलकुलेट करो बेटा, यहां से f4 कैलकुलेट करोगे तो 4 डालने पर कितना आ जाएगा सर? 4 का स्क्वायर 16, 4 3 जा 12 प्लस 2 करेंगे तो ये हो गया 28 और 2 बेटा 30 हो जाएगा। और f2 कैलकुलेट करिए बेटा, 2 डालेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 प्लस 2 करेंगे तो बेटा यहां पर 12 आ जाएगा, है ना? तो सर f4 की वैल्यू कितनी हो गई? f4 की वैल्यू 30 हो गई, f2 की वैल्यू 12 हो गई, डिवाइडेड बाई बेटा 2 हो जाएगा। तो 30 में से 12 गए 18 और 18 का हाफ करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9, है ना? तो 2c प्लस 3 बराबर 9 है, तो आप कहेंगे सर 2c बराबर हमारे पास 9 माइनस 3 6 हो जाएगा। और c की वैल्यू क्या हो जाएगी सर? c की वैल्यू हमारी हो जाएगी 3। और आप नोट करेंगे कि सर 3 जो है वो 2 और 4 के बीच में ही आता है। हमें जो पॉइंट ढूंढ कर देना था हम लोगों ने ढूंढ कर दे दिया, अपना काम पूरा हो गया। सही है, सॉर्टेड है भाई, एकदम सॉर्टेड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन क्या कह रहा है? वेरीफाई रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ एक्स बराबर साइन एक्स इन द इंटरवल 0 से पाई। ठीक है सर, कोई बात नहीं, ये देख लेते हैं। हम कहते हैं कि सर फर्स्ट में एफ एक्स जो है साइन एक्स इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर। ये चीज हमें मालूम है, तो ये जरूरी नहीं है कि हम लोग इसको प्रूव भी करेंगे, क्योंकि साइन एक्स का ग्राफ सबको ही मालूम होता है, इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन एवरीवेयर, है ना? एवरीवेयर। देयरफॉर हम लोग ये बोल सकते हैं कि एफ एक्स बराबर साइन एक्स जो है इज कॉन्टिन्यूअस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 0 से लेके पाई तक। ठीक है सर, कोई बात नहीं। साथ ही जब आप लोग साइन एक्स का ग्राफ ड्रॉ करते हैं दोस्त, साइन एक्स का ग्राफ कैसा होता है सर? साइन एक्स का ग्राफ ऐसे, अगर मैं 0 से पाई तक बनाऊंगा तो 0 से पाई तक साइन एक्स का ग्राफ ऐसे बनेगा। तो आप कहेंगे सर ये ग्राफ कहीं पर भी पॉइंटेड एज नहीं बना रहा है, दिस इज ऑलवेज अ स्मूथ ग्राफ। स्मूथ ग्राफ समझ रहे हो? तो सर स्मूथ ग्राफ है तो इसका मतलब ये डिफरेंशिएबल भी होगा। तो साइन एक्स का ग्राफ जो होता है वो हमेशा 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 एक स्मूथ ग्राफ बनाता है, कहीं पर भी पॉइंटेड एंड नहीं होते हैं। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि इट इज ऑल्सो डिफरेंशिएबल, है ना? तो मैं यहां से दूसरी बात क्या कहूंगा? दूसरी बात यह कहूंगा सर एफ एक्स इज इक्वल्स टू साइन एक्स is a smooth curve everywhere, therefore fx बराबर sin x is differentiable on ओपन इंटरवल 0 से पाई। ठीक है सर, तो दोनों कंडीशन हमारी लग गई। सर तीसरी कंडीशन भी तो लगती है रोलीज में, कौन सी? कि हमारे पास 0 और पाई। बेटा f0 कैलकुलेट करके देखो। आप कहोगे सर f0 कैलकुलेट किया तो वो साइन 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 होता है। बेटा f पाई कैलकुलेट करके देखो। आप कहोगे सर साइन पाई कितना होता है? सर साइन पाई भी 0 होता है। आप ध्यान से देखिए बेटा, f0 पर भी फंक्शन 0 है और f पाई पर भी फंक्शन 0 है। ठीक है, f पाई सर 0 से पाई बनाना था तो f पाई तो इधर आता है भाई, पाई तो इधर आता है, ये 2 पाई हो जाएगा, है ना? पाई हमारा इधर आता है, दिस इज 0 एंड दिस इज पाई। सर इस बीच में देखो f0 और f पाई दोनों ही वैल्यू 0 रख रहे हैं, तो मैं कहूंगा सर रोलीज थ्योरम हमसे क्या कहता है कि हमें एक टेंजेंट ऐसा जरूर मिलेगा जो एक्स एक्सिस से पैरेलल होगा। तो वो ये वाला टेंजेंट होगा कि नहीं? आप कहेंगे हाँ सर यही वाला टेंजेंट होगा जो एक्स एक्सिस से पैरेलल हो रहा है। अब ये पॉइंट हमें कहां मिलेगा?
आप डायग्रामेटिकली अंदाजा लगाएंगे तो आप बोलेंगे कि सर इन दोनों के ठीक बीच में π/2 पर मिलेगा। मतलब ऐसा हमेशा नहीं कि बीच में ही मिलता हो, ये डायग्राम थोड़ा सिमेट्रिक डायग्राम है इसीलिए बीच में π/2 पर मिलेगा, लेकिन ये हमें कैसे पता चलेगा? तो हमने कहा सर जब हमें ये चीज समझ में आ गई, कौन सी चीज, कि सर F0 जो है यानी FA जो है वो FB के बराबर है, तो रोलीज थ्योरम के तीनों कंडीशन हमारे वेरीफाई कर गए। हाँ सर कर गए। अब रोलीज थ्योरम रिजल्ट क्या देता है? वो रिजल्ट में ये कहता है कि सर देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी, देयर एग्जिस्ट अ पॉइंट सी जो कि कहां से बिलोंग करेगा, ओपन इंटरवल 0 से पाई तक के बीच में बिलोंग करेगा, सच दैट, जिससे हमें क्या मिलेगा सर, जिससे हमें ये मिलेगा जो टेंजेंट की स्लोप होगी वो सर 0 के बराबर हो जाएगा। नाउ यू गाइज नो दैट कि सर अगर मेरे पास y बराबर साइन एक्स है, y बराबर साइन एक्स है, तो dy बाई डी एक्स कितना होगा सर, dy बाई डी एक्स हमारे पास cos x होगा, है ना। तो सर अगर मैं dy बाई डी एक्स यानी f डैश एक्स की बात करूं, या फिर इसे ऐसे लिखो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि सर अगर fx बराबर हमारे पास साइन एक्स है तो f का डैश एक्स यानी फर्स्ट डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा। और आप कहेंगे सर अगर इसमें मैंने c डाल दिया तो f डैश c कितना हो जाएगा सर, cos c हो जाएगा। तो ये क्या बन गया सर, f डैश c हमारा बन गया cos c। यहां से आगे लिखेंगे तो आप कहेंगे सर cos c बराबर 0 हो जाएगा। अब सर कोई भी कोसाइन फंक्शन 0 कब होता है सर, π/2 पर होता है या तो 3π/2 पर होता है। अगर मैं 0 से 2π का चक्कर लगाऊं, वैसे तो अनलिमिटेड बार होता है, लेकिन मुझे कहां से कहां तक रखना है बेटा, मुझे 0 से पाई के बीच में ही रहना है, मुझे इससे बाहर नहीं जाना, मुझे इससे पहले नहीं जाना। तो हम कहेंगे सर इसका मतलब ये हुआ कि c की वैल्यू जो होगी वो π/2 ही होनी चाहिए, एंड दिस इज योर फाइनल आंसर अकॉर्डिंग टू द रोलीज थ्योरम, कि आपको टेंजेंट जो है वो यहां बनाना चाहिए, सो दैट आपकी रोलीज थ्योरम की कंडीशन वेरीफाई हो जाती है। हैं जी, बढ़िया जी, ओके जी, खाना खाया जी, खा लिया सर। चलो आगे चलते हैं, अगला सवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी। मेरी अंग्रेजी इतनी खराब है, चलो फिर से ट्राई करते हैं। डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ रोलीज थ्योरम फॉर द फंक्शन fx बराबर मॉड्यूलस x इन द इंटरवल -1 to 1। मैं तो इस क्वेश्चन को देखते ही यूं करके बोलूंगा कि भैया इसमें रोलीज थ्योरम लगा ही नहीं सकता है। काय नहीं लग सकता है सर, हमको बताइए काय नहीं लग सकता, हम देखेंगे काय नहीं लग सकता है। लगेगा, जरूर लगेगा। चलो देखते हैं भाई। अब देखो आप लोग बहुत अच्छे से ये बात जानते हो कि सर मॉड्यूलस x का ग्राफ कैसे बनता है, बताया था कि नहीं बताया था? अभी बच्चे बोलेंगे सर फिर से बता दो, पिटाई कर दूंगा मैं तुम्हारी। मॉड्यूलस x का ग्राफ जो होता है बेटा, 0 से इस तरफ ग्राफ जाता है और 0 से इस तरफ ग्राफ जाता है, तो आपको ग्राफ जो है वो -1 से 1 तक के बीच में ही बोला गया है। यानी कि यू वांट टू से दैट कि सर अगर ये मेरा -1 है और ये मेरा +1 है, तो -1 से 1 के बीच में ग्राफ को हम लोगों ने सेट कर दिया है ना। दिस इज द पॉइंट -1, दिस इज द पॉइंट 1 हो जाएगा। यानी मुझे ग्राफ यहां से इरेज कर देना होगा, ठीक है, और मुझे ग्राफ यहां से इरेज कर देना होगा। ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया भाई, ये ऐसे करके इरेज कर देना होगा। ग्राफ सिर्फ इतना ही बनेगा। अगर हम लोग बनाना चाहते हैं तो ये मेरा एंड पॉइंट हो जाएगा, ये मेरा दूसरा एंड पॉइंट हो जाएगा, है ना। तो अब कंडीशन लगाने की कोशिश करते हैं। तो आप ग्राफिकली देख सकते हैं कि सर fx बराबर मॉड्यूलस x जो होता है वो हमारे पास एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है फर्स्ट वाले पार्ट में, कि fx equals to modulus x is a continuous function on closed interval -1 से 1। जी सर कॉन्टिन्यूस होता है, क्योंकि मैंने आपको करवाया भी था मॉड्यूलस x के बारे में। कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक कराई थी, 2 पेज में याद करो, एक बार छोटे में थ्योरम लगाकर करवाई थी, एक जगह पर प्रॉपर्ली सॉल्व करवाई थी। तो वहां से हम लोग जानते हैं कि सर मॉड्यूलस x एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है। जब तक आपको ग्राफिकल नॉलेज है तब तक आपको बार बार प्रूव करने की जरूरत नहीं है ना। जब नहीं पता है तो तब हम लोग करना पड़ेगा, हम ऐसे तुक्का थोड़ी ना भेड़ देंगे भाई। तो अब हमने कहा सर कॉन्टिन्यूस फंक्शन तो है, लेकिन 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 बेटा अपनी आंखों को यहां पर लेकर आओ, इस जगह पर लेकर आओ। इस जगह पर अगर मैं आप लोगों से बोलूं
कि सर मुझे टेंजेंट्स बताइए, तो आप कहोगे सर इस जगह पर टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यानी सर इस जगह पर मल्टी डायरेक्शनल टेंजेंट्स बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये वाली जो जगह है दोस्त, ये वाली जगह, ये क्या है सर? ये शार्प एज है। क्या है बेटा? शार्प एज यहां पर बन रहा है, यानी पॉइंटेड एंड बन रहा है। और पॉइंटेड एंड अगर बन रहा है तो वहां पर मल्टीपल डायरेक्शन में टेंजेंट्स बनते हैं। तो मैं यहां से कंडीशन क्या लेकर आऊंगा? मैं ये बोलूंगा कि सर दूसरी कंडीशन में अगर बात करें तो एफ एक्स बराबर मॉड्यूलस एक्स जो होता है इज नॉट डिफरेंशिएबल, इज नॉट डिफरेंशिएबल ऑन बेटा, या फिर एट बोलू तो ज्यादा बेहतर है, एट एक्स बराबर जीरो। एक्स बराबर जीरो पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो रहा है क्योंकि मल्टी डायरेक्शनल बन रहे हैं। अब हमने तो कंडीशन तभी लगाएंगे ना रोलिस थ्योरम की जब सारी कंडीशंस वेरीफाई करेंगे। तो इसने बोल दिया कि सर -1 से 1 के बीच में एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जिसे हम लोग जीरो बोल रहे हैं, -1 से 1 के बीच में, जहां पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता। सो इसका मतलब यह हुआ कि सर यहां पे जब ये फंक्शन उस बीच में कंप्लीटली डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम बोलेंगे रोलिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल, रोलिस थ्योरम नॉट एप्लीकेबल। अब कोई बच्चा पूछे कि सर एलएमबीटी लगेगा क्या, तो बेटा सीधी सी बात है, एलएमबीटी में भी तो यही दो कंडीशन वेरीफाई करनी होती है ना। लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम में भी यही दोनों कंडीशन हमें लगानी होती है। तो एलएमबीटी भी नहीं लगेगा और रोलिस भी नहीं लगेगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन में पूछा गया था डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी, तो हमने बोल दिया कि सर जब डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता, इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पर डेरिवेटिव नहीं निकाला जा सकता, तो हम बोलेंगे कि सर रोलिस थ्योरम एप्लीकेबल यहां पर नहीं है। डन है भाई? ठीक है, चलें अगला सवाल देखो। ये हमारा आखिरी सवाल है, अलग अलग तरीके से बाकी आप लोग प्रैक्टिस शीट के अंदर जो क्वेश्चंस है वो देखिएगा। क्या कह रहा है? इट इज गिवन दैट फॉर द फंक्शन दिस, ये लंबा चौड़ा फंक्शन दिया गया, ऑन 1 से 3 रोलिस थ्योरम होल्ड्स। इसने पहले ही बता दिया कि रोलिस थ्योरम एक्टिवेट यहां पर है, लग सकती है, यानी इसका मतलब F1 बराबर F3 है, और वो किसके बराबर दिया हुआ है? 0 के बराबर दिया हुआ है। वो कह रहा है कि सर हमारे पास सी पॉइंट जो है जिसे हमें ढूंढना होता है वो 2 + 1/√3 है। अच्छा, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे दी। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी, तो कह रहा है सर फंक्शन में जो ए और बी आपको गायब है ना, उसकी वैल्यू बता दो। तो हमने कहा सर जब ये फंक्शन सी पर रोलिस थ्योरम एक्टिवेटेड हो रहा है तो हम क्या जानते हैं? सर हम तो ये जानते हैं रोलिस थ्योरम के हिसाब से एफ डैश सी जो होगा वो हमारे पास 0 के बराबर होगा। ये हम जानते हैं ना, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? जानते हैं सर, जानते हैं। तो एक काम कीजिए, फंक्शन एफ का डेरिवेटिव निकालिए। आप कहेंगे सर फंक्शन एफ का डेरिवेटिव जब हम निकालेंगे तो एफ एक्स हमारे पास क्या है? लेट मी राइट दिस, एक्स का क्यूब -6x² प्लस ए एक्स प्लस बी दिया हुआ है। तो अगर मैं यहां पर एफ डैश एक्स निकालूं तो ये 3x का स्क्वायर -12x प्लस ए हो जाएगा। सर यहां पर एफ डैश सी अगर मैं निकालूं तो ये कितना हो जाएगा? आप कहेंगे सर ये हमारे पास हो जाएगा कितना? 3c का स्क्वायर -12c प्लस ए हो जाएगा, ऐसा कुछ आ जाएगा। तो आप यहां से इस वाली वैल्यू को इस्तेमाल करेंगे तो यू विल से दैट कि सर 3c का स्क्वायर -12c प्लस ए बराबर हमारे पास 0 हो जाएगा। ये हमारे पास कंडीशन आ रही है। तो सर अब इसमें c भी नहीं मालूम और हमें a भी नहीं मालूम, बस c तो मालूम है। बेटा जब c मालूम है तो मैं थोड़ा सा जोर लगाऊं उसी के ऊपर, थोड़ा सा इतना सा जोर लगाऊं, और देखिए मैं c अगर मुझे मालूम है, हम जानते हैं वी नो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सर c बराबर कितना है? 2 + 1/√3 है, 2 + 1/√3 है। तो मैं अगर 2 को इधर ले आऊं तो बेटा c - 2 बराबर 1/√3 हो जाएगा। हाँ सर, दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे तो c - 2 का स्क्वायर जो होगा बेटा वो 1/3 हो जाएगा। 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 3 × c - 2 का स्क्वायर विल बी c स्क्वायर माइनस के 4c प्लस के 4 बराबर 0 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगा। तो ये हो गया बेटा 3c स्क्वायर माइनस के 12c प्लस 3 4 जा 12 बराबर 1 हो जाएगा, यानी 3c स्क्वायर माइनस के 12c प्लस 11 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है सर, इतना कर लिया हम लोगों ने।
मैं कह रहा हूं बेटा इस इक्वेशन को देखो, है ना, इस इक्वेशन को देखो और इस इक्वेशन को देखो, क्या ये दोनों एक दूसरे के भाई भाई नहीं लग रहे, मेले में बिछड़े हुए लग रहे कि नहीं लग रहे? आपको क्या, हाँ सर देखो 3c² -12c बराबर जीरो, यानी ये जो a बैठा हुआ है ना, ये किसके बराबर है बेटा? 11 के बराबर है। किसके बराबर है सर? 11 के बराबर है। और अगर a 11 के बराबर है तो ये वाला ऑप्शन काट दो, ये वाला ऑप्शन काट दो। अब सर हमें देखना होगा कि b की वैल्यू नेगेटिव है या पॉजिटिव है। कहां से देखें? हमने c वाली कंडीशन तो यूज कर ली। अरे मेरे लाल मेरे पीले, क्या ये वाली कंडीशन कोई देखेगा? ये कंडीशन कोई देखेगा? सर हाँ, ये तो हमने ध्यान ही नहीं दिया। तो इधर देखो भाई, ये वाली कंडीशन जब आप इस्तेमाल करोगे, ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला पार्ट जहां से हम लोगों ने a की वैल्यू निकाल ली। ये हम लोगों ने यहां से अलग से कंडीशन निकाली थी, इसको हम लोग बाद में देते हैं। अब देखिए ये हमारा पहला पार्ट, ठीक है। दूसरी पार्ट को अगर मैं यहां पर यूज करूंगा तो मैं कहूंगा सर f1 की वैल्यू कितनी होगी? f1 की वैल्यू हो जाएगी सर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, प्लस a हो जाएगा और प्लस b हो जाएगा। सर इसकी वैल्यू उसने 0 दे रखी है। अच्छा सर a की वैल्यू तो हम लोग निकाल चुके हैं। a की वैल्यू कितनी थी सर? यहां देखिए a की वैल्यू हम लोग कर सकते हैं, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए, इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। फ्रॉम 1 and 2 हमें a की वैल्यू कितनी मिल गई सर? 11 मिल गई, है ना, a की वैल्यू 11 मिल गई। तब आप बोलेंगे सर अगर a की वैल्यू 11 है तो ये 1 - 6 यानी -5 प्लस 11 प्लस b बराबर 0 आ जाएगा। हाँ सर ऐसा कुछ आ जाएगा हम लोगों को। तो आप कहेंगे कि सर b प्लस 6 बराबर 0 आ जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि सर b बराबर -6 आना चाहिए। बस इतना लगाते ही हमें पता चल गया कि सर b बराबर -6, a बराबर 11, यानी ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। तो ये थोड़ा सा महंगा सवाल था, थोड़ा सा क्रिटिकल क्वेश्चन था, बट क्वेश्चन आसान ही था अगर आप सही अप्रोच के साथ इसे करना जानते हैं। तो मेरे ख्याल से एलएमवीटी और रोली थ्योरम के कंडीशन को समझना ज्यादा जरूरी था, जो कि हम लोगों ने थ्योरेटिकली और डायग्रामेटिकली बात करें दोनों तरीकों से समझ लिया है, ठीक है। तो बस यहां पर हमारा पूरा समझ में आ जाता है। एंड देन उसके बाद मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों को करवा दिए, और बहुत ज्यादा सवाल नहीं होते हैं, जितने बन सकते थे, जितने टाइप के वैरायटी के क्वेश्चंस हैं वो आपको प्रैक्टिस शीट के अंदर मिल जाते हैं। तो बस दोस्त इससे ज्यादा क्या है ना, तो अपने टाइम को यूटिलाइज करें, प्रैक्टिस करें, और फिर अगले सेशन में हम लोग लेकर आएंगे डिफरेंशिएशन के और बेहतर तरीके के मेथड्स, जिसमें हम लोग जानेंगे कि डेरिवेटिव्स के फॉर्मूले कैसे यूज किए जाते हैं, उसमें किस किस तरीके के रूल्स अप्लाई होते हैं, और उसमें करेंगे महंगे महंगे सवाल, है ना। सो दैट वाज ऑल गाइस, दैट वाज ऑल। और अब आ जाते हैं हम लोग अपने वही पुराने थैंक यू स्लाइड के ऊपर। तो मिलते हैं अगले सेशन में। जय हिंद दोस्तों।